कंटिन्यू करते हैं अपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के साथ। अब तक अपन ने कहाँ तक देखा, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने मीनिंग समझा कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 में अपन ने मनी लॉन्ड्रिंग की क्या डेफिनेशन है और क्या उसको क्राइम किस हिसाब से उसको क्राइम डिक्लेयर किया गया वो समझा। उसके बाद था प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में अपन ने देखी थी 3 चीज़ें, इनिशियल स्टेज और लेयरिंग स्टेज, फिर इंटीग्रेशन स्टेज। ये अपन ने डिटेल में तब समझ लिया था। ठीक है, अभी है उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट, कि कंट्री की डेवलपमेंट पे मनी लॉन्ड्रिंग से क्या असर पड़ता है, तो ये अपन ने समझा था। फिर एक क्वेश्चन था, व्हाट इन्फ्लुएंस डज मनी लॉन्ड्रिंग हैव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पिछला और इसको मिला के आप एक आंसर एक बढ़िया सा लिख सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंडियन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के वैसे ही लेट लतीफ़ लोग हैं, तो इन लोगों ने लेट से किया था। अपन ने देखा था 1999 से 2005 में इफेक्ट हुआ था ये एक्ट। ठीक है, और उसके बाद देखी थी चीज़ें अपन ने, ग्लोबल इनिशिएटिव्स इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और द FATF वाली बात करी थी अपन ने, तो इसके लिए प्रॉपर एक आंसर बन सकता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, टेक्निकल इतना नहीं है लग रहा था पर अपन को, और अच्छे से आप इसको समझ के कर सकते हो। बहुत अच्छा आंसर है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर अपन ने पढ़ा था GPML, ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। फिर कुछ ग्रुप्स थे, इगमॉन्ट ग्रुप, फिर एशियन ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप, APG अपन ने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब आ रहे हैं EAG यानी कि यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, अपन ने वो देखी थी ACS और अपना वो AMC देखा था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML और CFT देखा था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स और मेजर्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स। एंड CFT में अपन ने देखा था काउंटरिंग ऑफ फॉर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हाँ, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो ये सब के बारे में अपन ने बात करी थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। थोड़ा सा ये अपन ने 1.5 घंटे की पहले वो वीडियो है और फिर ये आधे घंटे की जैसे में अपन का ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन का 2 घंटे के अंदर पूरा एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज अपन ने कर लिया। ठीक है, अभी अपन देखेंगे क्या, एक बार वो भी फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक EAG ग्रुप देखेंगे, फिर सेक्शन 5 में देखेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। कोई भी अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो उनसे क्या, किस हिसाब से उसको डील किया जाता है, क्या उसको कहा गया है, वो सब देखेंगे। फिर है एजुकेशन अंडर PMLA 2002 सेक्शन 8। फिर है ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, सेक्शन 12 में बात करी गई है इसकी। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, उनके क्या ऑब्लिगेशन है, उनको क्या करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो ये पुराने एग्जामों में पूछा हुआ है, आज दिन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है ये। और फिर है समन, सर्च एंड सीजर अंडर PMLA एक्ट। ये अपन ने पिछली बात करी थी कि कोई भी सर्च कर सकता है, एंटर कर सकता है और सीज कर सकता है ज़रूरत लगे तो। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी गई है, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करी गई है। प्रिजम्पशन एंड इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, एपेलेट ट्रिब्यूनल, कि आप अगर इनसे संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, तो उसकी बात करिए। ऑफेंस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, अपन को पता है कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, और कॉग्निजिबल यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो सब के बारे में बात करिए। अथॉरिटीज़ अंडर PMLA, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़। फिर है कि KYC नॉर्म्स, AML मेजर, CFT गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में अपन ने डिटेल में समझना है। एक प्रॉपर आंसर दिया हुआ है, आज दिन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में से ये एक है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन ने बात कर ली थी पहले ही FIUIND, क्या था इसका फुल फॉर्म, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और इंडिया के लिए था तो इसके लिए IND इसका वो था। अगर किसी और राज्य में जाते हो आप तो फिर वहाँ पे उनका इनिशिएटिव रहता है, नाम का इनिशियल रहता है। फिर है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स अंडर सेक्शन 51A ऑफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 2000, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसमें से काफ़ी आंसर जो हैं, मतलब लगभग 4-5 आंसर हैं जो सिर्फ एक रीड ओनली वाले आंसर हैं, बाकी जो कुछ है इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी अपन EAG से फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, EAG। यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया का कुछ राज्यों को मिला के इसको ग्रुप बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है यूरेशियन ग्रुप। ठीक है, द यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज एन FATF स्टाइल रीजनल बॉडी। The EAG was established in 2004 and is currently an associate member of the FATF, यानी कि ये FATF का एक अभी currently part है। The EAG was created for the countries of the Eurasian region
not including not included in the existing FATF style regional group, and is intended to play an important role in reducing the threat of international terrorism and ensure the transparency, reliability and security of the financial system and states, and their further integration into the international infrastructure for combating money laundering and टेररिज्म फाइनेंसिंग, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर वही बात करी गई AML और CFT। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि सारे ग्रुपों का जो मेन पर्पज़ है ना करने का, फुलफ़िल करने का, उसका मेन कारण यही है कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंट करना है अपने राज्य को और बचाना है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ की बात नहीं करिए, मतलब मेन ध्यान यही देना है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और अपन ने देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ हाउ, मतलब किस डेवलपमेंट को कितना बुरी तरीके से असर करता है, ठीक है। अपन ने बात करी थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती हैं और कंपनी के काफ़ी हद तक इकोनॉमी पे असर पड़ता है और अपना डाउनफॉल होता है, ठीक है। अगली बात करिए कि द प्राइमरी गोल ऑफ द EAG इज़ टू इंश्योर इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन एट द रीजनल लेवल एंड इंटीग्रेशन ऑफ EAG मेंबर स्टेट्स इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द FATF। सिंपल, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 5 में बात करें। सेक्शन इसकी याद नहीं रखोगे चलेगा, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। आप, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, बाकी याद करने वाले क्वेश्चंस सेक्शंस नहीं है, ठीक है। क्या अपन ने पढ़ा? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जिस मनी लॉन्ड्रिंग से जो संबंध रखती है वो। where the director of any officer not below the rank of the deputy director authorized by him has reason to believe on the basis of material in his possession that any person is in possession of any proceeds of money laundering, such person has been charged of having committed a scheduled offence। अपन ने पहले बात करी थी कि कुछ भी ऑफेंस जो scheduled offence के अंदर आता है वो इसके अंदर ट्रीट किया जाएगा। and such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in a manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime. Such offer may be ordered in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days from the date of the order, the manner provided in the second schedule in the Income Tax Act 1961। यहाँ पे इनकम टैक्स का भी अपन ने वो लिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी इसको गिना जाता है। 180 डेज तक आप कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी लगती है कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके इसके अपने ट्रांजैक्शन करी गई है, तो वहाँ पे अपन 180 दिन तक उसको जब्त कर सकते हैं। प्रोविजनली राइटिंग में आपको ऑर्डर सब कुछ देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, और अपन को प्रूफ करना पड़ेगा सामने से। फिर बोला कि द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी शैल within a period of 30 days from such attachment file a complaint starting the facts of such attachment before the adjudicating authority। The director or any other officer who provisionally attaches any property shall within a period of 30 days from such attachment file a complaint stating the facts of such attachment under the एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपको 30 दिन के अंदर समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया था, और उसको फिर सौंपना पड़ेगा कि हाँ ये हमने जब्त करा है और क्यों, किस आधार पे हमने जब्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजुडिकेटिंग अंडर PMLA, एजुडिकेशन अभी अपन ने बात करी, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपन को देना पड़ेगा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। हाँ, अब आगे बात कर रहे हैं एजुडिकेटिंग अंडर PMLA एक्ट 2002 सेक्शन 8 के अंदर इसका रेफरेंस है। On receipt of complaint, if adjudicating authority is of the opinion that the person has committed any offence violating the provision of the act, it may issue a notice to show cause within 30 days of receiving the notice as to why his property should not be declared a property as property involved in money laundering, and ask for source of income and means through which the asset has been acquired. If property involved in the offence is held by the 2 or more person, the notice will be served to all such person। ठीक है, क्या बात करी गई है कि आप बताओ हमें, 30 दिन के अंदर अपन नोटिस देंगे और हम उसको पूछेंगे कि तू बता कि हम तेरी प्रॉपर्टी को ये स्केड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर क्यों ना माने, ठीक है। ओपिनियन दैट द पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट, कोई भी अगर उसने एक्ट का वायलेशन किया है तो हम उसको पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं माने कि तूने वायलेशन नहीं किया है, तो सामने वाले से ही पूछेंगे, ठीक है, सामने वाले से ही पूछ के सामने वाले की बजाएंगे, ठीक है।
फिर है कि द कंसिडरिंग द रिप्लाई रिसीव्ड टू द नोटिस इशू हियरिंग द एग्रीव्ड पर्सन and the director or any other officer authority by him and taking into account all relevant records pass an order providing whether property is involved in the case of money laundering. ठीक है, वापस पढ़ें एक बार कि considering the reply received to the notice issued hearing the aggrieved person and the director or any other officer authorized by him and taking into account all relevant records pass an order providing whether property is involved in the case of money laundering. उससे ही मतलब जांच पड़ताल करके सारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को और सब अथॉरिटीज़ को उसके रिप्लाई को देख के और उसके ऊपर फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. However, if the property is claimed by a person other than a person to whom the notice has been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove the property is not involved in money laundering. सामने वाले को भी अपन इतनी तो वो देंगे अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये तू भी बता तेरा क्या राय है और तेरा क्या कहना है. मतलब ये तो हर बार कोर्ट में अपन पूछते ही हैं कि तुम इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो, उसको अपन अपॉर्चुनिटी देंगे. ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. हाउएवर, ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा, वेयर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ कन्फर्म द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट मे पास एन ऑर्डर टू रिटेन और सीज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व. यानी कि एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये कंफर्म हो गया कि जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखती है और कुछ लोचा है, तो फिर आप उसको जब्त कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, सीज कर सकते हो अपने अंडर में. फिर बात कर रहे हैं कि वेयर ऑन कंक्लूजन of a trial of an offence under this act, the special court finds that the offence of money laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government. वापस पढ़ते हैं इसको, कितने देर 12 बजे. अच्छा, where on conclusion of a trial of an offence under this act, the special court finds that the offence of money laundering has been committed, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको कन्फिस्केट कर सकती है, जब्त कर सकती है और उसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है. ठीक है, स्पेशल कोर्ट के क्या बोलते हैं डिसीजन के बाद और उसकी सलाह मशवरा करने के बाद. Where on conclusion of a trial under these acts, the special court finds that the offence of the money laundering has not taken place or the property is not involved in money laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it. ये चीज़ अपन ने देखी थी कि कुछ मामले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ स्पेशल कोर्ट में लड़े जाते हैं. तो ये वाले भी कुछ मामले जो हैं स्पेशल कोर्ट में ही लड़े जाते हैं. और यहाँ इस पॉइंट में बात करी गई है कि स्पेशल कोर्ट में ये साबित हो गया कि जो ये प्रॉपर्टी थी तो ये इंक्लूड नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से या कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती हैं, तो फिर अपन उसको छोड़ देंगे, उसे माफ़ कर देंगे. माफ़ तो क्या ही कर देंगे, उसको बोल देंगे कि सॉरी ब्रो, हमसे गलती हो गई. ठीक है. Where the trial under the act cannot be conducted by reason of the death of the accused, the special court shall, on an application moved by the director or a person claiming to the entitled to possession of the property, has appropriate orders regarding confiscation or releasing of the property, taking into consideration the material placed before it. यानी कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे या कोई भी अपन के पास ऐसा मटेरियल होगा जिससे ये प्रूफ हो या साबित हो, या जो प्रूफ जो ये कह रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसे साबित करने देंगे. फिर वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैसे उसका डिसीजन दिया जा सकता है. वहाँ पे ऊपर वाले सबसे पहली लाइन में बात करी, कैन नॉट बी कंडक्टेड by reason of the death, the special, एक मिनट ना, where the trial under this act cannot be conducted by the reason of the death of the accused, जो भी accused person है उसकी डेथ हो जाती है तो ये ट्रायल नहीं कर पाएंगे अपन अंडर एक्ट में कि उससे जांच पड़ताल करना या साबित करवाना, उससे उसको नोटिस भेजना. तो फिर दूसरे रेलेवेंट फैक्टर्स को और जो पर्सन है क्लेम कर रहा है एंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर उससे सब बातचीत होगी और उससे सब होगा और सारी चीज़ें अपन उसके मद्देनज़र रखते हुए करेंगे. Where a property is confiscated by the central government, special court can also direct transfer of confiscated property to the claimant who may have suffered quantifiable loss. वापस, where a property is confiscated with the central government, special court can also direct transfer of confiscated property to the claimant. यानी कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करके प्रॉपर्टी ली
पर उसमें क्या बोलते हैं ना, किसी का हक था, जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और की थी, या उसका एक लीगल फैक्ट होगा, या वो सब वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे से ये साबित हो गया कि हाँ मेरी ये प्रॉपर्टी मैंने गलत तरीके से ली थी और वायलेट करके ली थी, प्रोविजंस, एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करके ली थी। तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो who may have suffered a quantifiable loss due to the offense of money laundering. However, the special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted in good faith. फिर वो ना जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर भी देखा जाएगा कि वो क्या बोलते प्रॉपर्टी रखता है तो ही अपन उसको दे दें, या अगर उसकी सच में प्रॉपर्टी है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी फिर वो भरपाई करेंगे। ठीक है, कोर्ट भरपाई करेगी, या फिर वो सामने वाले से ही करवाएंगे कि हाँ भाई अभी तूने इसका ऐसे ऐसे लोचा किया तो अब तेरे को ही इसकी पेनल्टी और इसकी जितने भी वो क्या बोलते हैं लॉस वगैरह होंगे वो तेरे को ही भरपाई करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखा जाएगा, कोर्ट को ना ये साबित करना पड़ेगा उस बंदे को कि मैंने जो ली थी प्रॉपर्टी वो गुड फेथ में ली थी, उसमें कुछ भी मेरा लोचा नपाटा नहीं है। मैंने तो प्रॉपर्टी अगर ली थी उससे तो प्रॉपर पैसे वैसे दे के ली थी और मेरा कुछ भी इसमें बैड इंटेंशन नहीं थी। and has suffered the loss despite having taken all responsible precautions. वो जो बंदा था उसने, जो क्लेम कर रहा है ना, जो क्लेमेंट है, उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस भरे थे, प्रिकॉशंस यानी कि लिए थे, रीजनेबल यानी कि जो भी लीगली काम करना होता है उसने करा था, पर फिर भी लोचा हो गया तो उसकी तो गलती नहीं थी ना, तो कोर्ट इसको ध्यान रखेगी। ठीक है, अपन ने ये वाला कवर कर लिया। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरी। सेक्शन 12 में इसकी बात करी गई है कि रेफरेंस सेक्शन है 12। चैप्टर 4 of the act deals with obligation of banking companies, financial institutions and intermediaries. Section 12 requires every banking company, financial institution and intermediaries of security shall maintain a record of all transaction, the nature and the value of which may be prescribed, whether such transaction comprise of a single transaction or a series of transaction। यानी कि क्या बोला कि सेक्शन 12 ये बोल रहा है कि बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या इंटरमीडियरी को मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शनों का उन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करके रहना पड़ेगा, उसका नेचर, उसकी वैल्यू और जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसके फॉर्म में। वेदर सच ट्रांजेक्शन कंप्रोमाइज ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, चाहे वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो या फिर एक फ्रीक्वेंसी में ट्रांजेक्शन करी गई हो किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उन सब का उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिफाई, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे अपन ने पहले बात करी थी कि उसने एक बारी में पहले इतने पैसे निकाले, फिर इतने पैसे निकाले, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला, तो वो सबका सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, तो उसका भी सबको उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वेरीफाई एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ऑल द क्लाइंट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और अपने बैंक के पास तो रहती ही है, और ये सारी ये एक्ट के ऑब्लिगेशंस के अंडर में ही उन लोगों को रखना है। नहीं तो ऐसे तो क्या है, बैंक के पास अपन गए और उससे कुछ अपन ने इंक्वायरी मांगी और वो बोले कि भाई ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे। तो उसके लिए इसके ऑब्लिगेशन सेट कर दिए गए हैं कि कोई भी लूप होल नहीं रहे, उसको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया ये। अब अगर बैंक नहीं करती तो फिर बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, या उसके ऊपर जो भी जितनी भी पेनल्टी लगे तो वो फिर जैसा केस रहेगा वैसा रहेगा। The records as mentioned above are required to be maintained for a period of 5 years from the date of completion of transaction. The records as mentioned above are required to be maintained for a period of 5 years from the date of completion of transaction. Transaction complete होने के बाद उसको 5 साल तक, जो अपन ने ऊपर देखे ना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने, उसके वैल्यू और सारी चीज़ें, तो उसको 5 साल तक मेंटेन करके रखना है। सेक्शन 13 स्टेट दैट द डायरेक्टर यहाँ पे कौन है, डायरेक्टर यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी बोलते हैं शॉर्ट में। सेक्शन 13 स्टेट दैट द डायरेक्टर यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में either on his own motion or on an application made by an authority officer or a person call for records of all transaction and make such inquiry or cause such inquiry to be made as he thinks fit। क्या बोला कि डायरेक्टर में either on his own motion या तो खुद से or on an application made by any authority officer or a person call for records of all transaction and make such inquiry, या तो खुद इंक्वायरी कर सकता है या तो किसी अथॉरिटी के कहने पे, किसी अथॉरिटी की किसी ऑफिसर के एप्लीकेशन के आधार पे वो इंक्वायरी के लिए जा सकता है।
cause such inquiry to be made as it thinks fit. In the course of any inquiry, if the director finds that the banking company, financial institution, or an intermediary, or any of its officer has failed to maintain or retain records in accordance with the provision of the Act, he may levy a fine on such banking company, financial institution, or intermediaries, which shall not be less than 10,000 rupees, but may extend to 1 lakh rupees for each failure. अगर कोई व्यक्ति ये सब करना रह जाता है या कुछ रिकॉर्ड अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, या नेग्लिजेंस बरता उसने, या कोई भी XYZ रीज़न होता है और प्रूव होता है कि हाँ ये इसकी गलती थी, बैंक की गलती थी या इंस्टीट्यूट की गलती थी, तो फिर वहाँ पे पेनल्टी दी हुई है 10,000 रुपये, या जो एक्सटेंड हो सकती है 1 लाख रुपये तक फॉर ईच फेलियर। यानी कि अगर एक फेलियर हुआ तो 10,000 से 1 लाख तक के बीच का आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। Section 15 empowers the central government to prescribe, in consultation with the Reserve Bank of India, the procedure and the manner of maintaining or furnishing information for the purpose of implementation of the provision of the Act. Section 15 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बता सकती है किसी भी अथॉरिटी को कि आपको किस हिसाब से, किस तरीके से और क्या क्या आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, डायरेक्टली बोलते हैं ना कि हाँ अभी तूने इतना इतना करना है, तो ये तेरी अब ऑब्लिगेशंस है, तो इसको मैंडेटरीली करना पड़ेगा। 2-3 पेज और है, फटाफट ख़त्म करते हैं। 2-3 नहीं, मतलब 1 2 3 4, हाँ 4 पेज है, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समन सर्च एंड सीजर अंडर PMLA एक्ट 2002, फटाफट करते हैं, चलो। समन सर्च एंड सीजर अंडर PMLA एक्ट 2002, सेक्शन 16 empowers an authority to enter on having reason to believe that an offence under section 3 has been committed any place within the limits of the area assigned to him or in respect of which he has authorized. It requires such authority to place marks on identification on the records inspected by him and make or cause to be made extracts or copies therefrom, make an inventory of any property checked or verified by him, and record the statement of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceeding under the Act. समझे? किसी भी अथॉरिटी के पास एंटर करने की पावर है अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसका एक्ट का वायलेट हुआ है या कोई भी ऑफेंस बनाए गए हैं या ऑफेंस हुए हैं, फिर इट रिक्वायर्स एनी अथॉरिटी टू प्लेस मार्क्स एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर उसको ऐसी भी कोई नीड लगती है कि उसको आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कोई चीज़ है उसमें क्या बोलते हैं वो बंदे के पास ही रहेंगे वो रिकॉर्ड्स, तो अपन उसके ऊपर ना कोई भी आइडेंटिफाइड मार्क्स रख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे द्वारा मार्क की गई है, कि ताकि उसके ऊपर वो कुछ भी फेरफार नहीं कर सके। ठीक है, रिकॉर्ड्स को हेरा फेरी नहीं कर सकते, बदल नहीं सके। और अपन एक्सट्रैक्ट कॉपीज़ अगर अपन को चाहिए तो कॉपीज़ ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपन को वेरीफाई करने तो अपन चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन प्रेजेंट वो सब कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने नॉर्मल है, पढ़ लिया। If an authority authorized in this behalf by the central government by general or special order has reason to believe that any person has secreted about his person or in anything under his possession, ownership or control of any records or proceeds of crime which may be useful for the relevant to any proceedings under the Act, he may search that the person has search and seize। सबसे पहले बोला enter, फिर सर्च, फिर सीज। ये अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं और भी अपन ने पिछले एक्टों में देखा हुआ है। सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी हैव बीन विच मे बी यूजफुल फॉर द रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दीज एक्ट। सिंपल पढ़ने का, बस पढ़ोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी चीज़ें। इसको थोड़ा पीछे कर ले। हाँ, अभी रीड ओनली वाले आंसर है, 2-3 आंसर, 3 मतलब लगातार अभी 2-3 चीज़ें रिपीट रीड ओनली वाले हैं कि आप एक बार सिर्फ समझने पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए समझ सकते हो। क्या बोला हुआ है कि रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड ड्यूरिंग द सर्च बी retained or in frozen may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the date of seizure और फ्रोज़न एज द केस में भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और थोड़े टाइम तक इसको रिटेन करके रखना है, अपने अंडर में रखना है, अपने जब्त करके रखना है, तो फिर आप उसको 180 दिन तक और जब्त कर सकते हो सीजर की डेट के बाद से, फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर इमीडिएटली आफ्टर। अच्छा, इसमें ना एक
क्या बोलते शब्दों का इसमें आप चयन देखना कि कैसे किया गया है। सीज़ का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को सीज़ करना, और फ्रीज़ का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को फ्रीज़ करना। यानी कि कहते हैं ना कि मेरा डीमेट अकाउंट फ्रीज़ हो गया किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो फ्रीज़ अपन यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को या फिर डिजिटल सिग्नेचर, वो सबको सीज़ करा जाता है और फ्रीज़ करा जाता है। और किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को या रिकॉर्ड्स को जो अपन के पास हाथ में अवेलेबल है, तो उसको फिर अपन क्या बोलते हैं, सीज़ करते हैं। Immediately after passing an order for retention or continuation of freezing of the property, the offer authorized by the director shall forward a copy for the order of along with the material in his possession to the adjudicating authority in a select sealed envelope in the prescribed manner. Prescribed manner क्या था, अपन ने पहले adjudicating authority वाले आंसर में देखा, 30 दिन के अंदर उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। किसको? ऑफिसर को, अथॉरिटी को देना पड़ेगा सब समझा के। On the expiry of the period of 180 days, the property shall be returned to the person from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen. उसको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा 180 दिन के एक्सपायरेशन के बाद, अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ उसकी कोई गलती नहीं है या जैसा भी केस रहे वैसा। The adjudicating authority may retain or allow to continue to freeze property beyond the said period if he is satisfied that the property is prima facie involved in money laundering. सिंपल बात हो गई। अगर ये प्रूफ हो गया तो फिर अपन आगे और जब्त कर सकते हैं, और फिर वो जो कोर्ट बोले या स्पेशल कोर्ट बोले या गवर्नमेंट बोले, उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, द कोर्ट ऑफ और द ए शेल डायरेक्ट द रिलीज, ए यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, द कोर्ट और द ए शेल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अगर अपन ने 3-4 प्रॉपर्टियाँ जब्त करी हुई हैं, तो फिर ये प्रूफ हुआ कि हाँ ये एक प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखती है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी अपन उसको रिलीज़ कर सकते हैं। फिर है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या बोला इसके अंदर? सेक्शन 21 का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, ऊपर वाले में था सेक्शन 20। वेयर एनी रिकॉर्ड्स हैव बीन सीज्ड और फ्रोजन, यहाँ पे बात करिए सीज यानी कि डॉक्यूमेंट और फ्रोज यानी कि फ्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। Where any records have been seized or frozen, the investigating authority may continue to seize or may allow continue to remain frozen for a period of 180 days if he has reason to believe that any of such records are required to be retained or any inquiry under these act. However, copies of records can be obtained a request. सिंपल है। 180 अपन ने पहले भी बात करी। On the expiry of the 180 days, the records shall be returned by the person from whom such records were seized or whose records were observed to be frozen. After passing of an order of confiscation, the adjudicating authority shall direct the release of the records to the person from whom such records were seized. Where an order release the records has been made, the director or authorized officer may withhold the release of any such record for a period of 90 days from the date of order if he is in the opinion that such record is relevant for making. अगर उनको लगता है कि वापस हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो लोग 90 दिन तक और उसको अपने पास रख सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। प्रिजम्पशंस इन अंडर कनेक्टेड इज प्रिजम्पशन इन इंटर कनेक्टेड ट्रांजेक्शन 2000 सेक्शन 23 में बात करी गई है कि इफ़ इट प्रोवाइड्स दैट where money laundering involves 2 or more transaction and 1 or more such transaction is or are proved to be involved in money laundering, then for the purpose of adjudication or confiscation under section 8, it shall be presumed that the remaining transaction from part of such interconnected transaction unless otherwise proved to the satisfaction of the adjudicating authority. वापस एक बार पढ़ते हैं क्या बोला है, सिंपल इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार सिर्फ पढ़ लेते समझने के लिए। It provides that where money laundering involves 2 or more transaction and 1 or more such transaction is or are proved to be involved in money laundering, then for the purpose of the adjudication or confiscation under section 8, it shall be presumed that the remaining transaction from part of such interconnected transaction unless otherwise proved to the satisfaction of the adjudicating authority. Adjudicating authority के पास पूरे अधिकार हैं कि वो अपने हद तक इस चीज़ को रख सकता है, और क्या बोलते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे उन लोगों को लगती है कि हाँ इतनी ट्रांजैक्शनों में इतनी ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखती हैं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं वैसे प्रिज्यूम किया जा सकता है और उसके ऊपर फिर केस लड़ा जा सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 25, द एपेलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट अंडर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स
फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, पूरा एक एक्ट का नाम है ये। shall be appellate tribunal for hearing appeals against the order of adjudicating authority and the other authorities under these एक्ट। एजुकेटिंग अथॉरिटी से अगर कोई पर्सन सहमत नहीं होता है तो वो कहाँ जा सकता है? अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। Offence is to be cognizable and non-bailable. Section 45 declares every offence punishable under the Act to be cognizable. It provides that notwithstanding anything contained in the CPC 1973, a person accused of an offence punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under Part A of the schedule shall not be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release। यानी कि अगर कोई ऐसा मामला है जो इसके अंदर गिना जाता है, जो CPC 1973 के अंडर भी आता है, अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म इम्प्रिजनमेंट होगी मोर देन 3 ईयर्स की, ऑफ मोर देन 3 ईयर्स अंडर द पार्ट ए ऑफ द स्केड्यूल शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज़ नहीं मिलेगा, और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस द पब्लिक प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपोज, यानी कि उसको एक पब्लिकली वो दिया हो कि हाँ उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एंड वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर oppose the application unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not be likely to commit an offence while in bail, यानी कि उसको बेल मिल जाए तो कोर्ट इससे संतुष्ट है कि हाँ अगर इसको बेल मिल जाती है ना तो ये कुछ और लोचा नहीं करेगा, ठीक है। अपन को ये चीज़ तो पता है, अपन ने GIGL में ग्रुप 1 में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में ना अपन को बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, और कॉग्निजिबल ऑफेंस होते भी वही सारे हैं कि जो बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत इनकन्वीनियंट, बहुत ख़राब होते हैं पब्लिक के लिए भी, और इन जनरल भी बहुत हॉरिबल कोई अगर कोई काम करता है तो उसी को फिर वैसे एक्ट और उसके अंडर में गिना जाता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस में गिना जाता है, जहाँ पे अपन को बेल मिलना बहुत नेग्लिजिबल है। और फिर भी अगर ऐसा प्रूव हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोर्ट को कि वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये अगर बाहर निकल गया तो भी कुछ ऐसे लोचा नहीं करेगा, तो उसको बेल मिल सकती है। हाउएवर द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by 1 of the director or 2 any officer of the central government or state government authorized in writing in this behalf by the central government by the general or special order made by the government। यानी कि special court shall not take cognizance यानी कि take note of any offence, मतलब वो उसका ध्यान रखेगी, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन 4 एक्सेप्ट सच कंप्लेंट इज राइटिंग, डायरेक्टर के द्वारा हो या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा हो, तो फिर उसको इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द जनरल और स्पेसिफाइड ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट, तो उसके आधार पे फिर उसके डिसीजंस लिए जाएंगे। कौन से किसके आधार पे ये चीज़ समझने में थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगी। द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस of any offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made। स्पेशल कोर्ट में अपन ने पता है अपन को कि वही सारे एक्ट जाते हैं जो किसी की रिक्वेस्ट पे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट हो या कोई सीनियर अथॉरिटी की या डायरेक्टर की अगर वो जाती है ना रिक्वेस्ट, तो ही स्पेशल कोर्ट में जाएगा कोई भी मामला। No police officer shall investigate into an offence under this act unless specifically authorized by the central government by the general or special order and subject to such conditions as may be prescribed। Authorities under PMLA कौन सी authorities आती हैं तो उसके बारे में बात करी गई है कि there shall be the following classes of authority, namely director and additional director or joint director, deputy director, assistant director and such other class of officer as may be appointed by the purpose of this act। नॉट इम्पॉर्टेंट है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़, रीड ओनली वाला आंसर। द अथॉरिटीज शैल एक्सरसाइज, ये सारे रीड ओनली वाले आंसर ही हैं, और ये अपन ने जो कॉग्निजिबल और नॉन अवेलेबल समझा तो ये तो अपन को पता ही है, आप बस इसकी ये
क्या बोलते हैं मोर देन 3 ईयर्स, और ये सब सिंपल है, मतलब ये किसी ने ये पढ़ी हुई है पहले GIGL में, तो अपन को क्लियर रहेगी, बाकी आप पढ़ के आप इसको समझ सकते हो। Jurisdiction of authorities. The authority shall exercise all or any of the power and perform all or any of the function conferred or assigned as the case may be to such authorities by or under these act or the rules framed thereunder in accordance with such directions as the central government may issue for the exercise of power and performance of the functions by all or any of the authorities in issuing the direction or order by the central government may have regard to any one or more of the following criteria: territorial area, classes of person, classes of cases, and any other criteria specified by the central government in this behalf. Central government चाहे तो ये सबको अपने अनुसार पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और बता सकती है कि हाँ ये तुम्हारा हक है और तुम इतना पावर कर सकते हो, ये तुम्हारे एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब उसको भी फिर बाइफर्फिकेट किया हुआ है टेरिटोरियल एरिया में, क्लासेस ऑफ पर्सन में, क्लासेस ऑफ केसेस में, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे कहती है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपन कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है आज इन प्रीवियस एग्ज़ाम का एक आंसर है, फटाफट से ख़त्म करते हैं। KYC का आंसर है। KYC अपन ने कहाँ सुना हुआ है? KYC आजकल अपन को हर चीज़ में करवानी पड़ती है। आप बैंक जाओगे ना तो भी KYC का फुल फॉर्म पता होगा सबको, नो योर कस्टमर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, KYC का मेन पर्पस ये रहता है कि आप कस्टमर को आप जान सको कि कस्टमर क्या करता है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो फिर वो कैसे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, उसकी क्या सोच है। नो योर पर्सन, नो योर कस्टमर का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि आप उसको बुरे तरीके से क्या बोलते ये देखो कि हाँ यार ये तो ऐसा कुछ कर सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं है, सिर्फ नज़र रखने के लिए नहीं है, ये सब लोग करते हैं। आप अगर किसी जैसे ये सब होते हैं, आप ज़ारा के शोरूम में चले जाओ या जेट ब्लू में चले जाओ या पेंटालून्स में चले जाओ, तो वहाँ पे ना आप जाओगे तो वो लोग अपन की ईमेल आईडी, कुछ भी अपन पहली बार ख़रीदारी वगैरह करते हैं ना, तो ईमेल आईडी या नंबर और बर्थ डेट या एनिवर्सरी डेट, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं, नो योर कस्टमर का मतलब ये है ना, कस्टमर को जान रहे हैं ये लोग, तो इससे फिर अगली बार जैसे बर्थडे आया तो पेंटालून्स वाले तो शायद ऐसे भी करते हैं, जेट ब्लू वाले या पेंटालून्स वाले, कि आप बहुत अच्छे और रेगुलर कस्टमर हो ना वहाँ के, तो एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे एक छोटा सा केक भी भेजते हैं घर पे। सोचो तो ये मतलब एक कस्टमर की नज़र में कितनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है कि हाँ यार इसने मेरे लिए इतना सोचा। ठीक है, तो वो वाली बात रहती है। तो अपन इसको एक बार डिटेल में समझते हैं कि किस हिसाब से इसको देखा जाता है। नो योर KYC नॉर्म्स, AML मेजर्स, CFT गाइडलाइंस। CFT, AML, KYC अपन सब कुछ जान चुके हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कुछ। अब इसके अंदर क्या बोला है एक बार समझते हैं। RBI issued master circular on know your customer norms, anti-money laundering standards, combating of financing of terrorism, obligations of bank under Prevention of Money Laundering Act 2002, and banks were advised to follow certain customer identification procedure for opening of accounts and monitoring transaction of a suspicious nature for the purpose of reporting it to appropriate authority। अपन ने बात करी एक नज़र रखने के लिए, अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ किसी बैंक को कि हाँ यार इसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स में ना अपन को लोचा लग रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा था सस्पिशियस नेचर की, अगर कोई भी अपन को एक्टिविटीज़ दिखती है तो उसके लिए अपन जांच पड़ताल के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दीज KYC गाइडलाइंस हैव बीन रिविजिटेड in the context of the recommendations made by the Financial Action Task Force FATF का यहाँ पे जिक्र किया गया है on anti-money laundering standards and the combating financing of terrorism. Banks have been advised to ensure that a proper policy framework on KYC and the ATF and CFT measures with the approval of the board is formalized and put in place. सिंपल है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, फ्रेमवर्क और पॉलिसी डिसाइड कर दिए हैं और उसके आधार पे अपन को काम करना है। जैसे अपन ने ऑब्लिगेशंस की बात करी गई तो वैसे ही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नो योर कस्टमर नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मेजर्स कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म गाइडलाइंस इज़ टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड इंटेंशनली एंड और अनइंटेंशनली by criminal elements
for money launderings or terrorist financing activities. KYC procedures also enables banks to know, understand their customers and their financial dealing better, which is turn help them manage their risk fraudulently. इससे ना ये भी पता चलेगा कि आपने जो पैसा लिया उसे कहाँ यूज़ किया और कितना आप रिस्क ले रहे हो और हम कितना आपको पैसा दे के रिस्क ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जांच सकते हो अच्छे से। बैंक शुड फ्रेम देयर KYC पॉलिसीज़ इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग 4 की एलिमेंट्स। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAP, सिंपल आप याद रख सकते हो। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, CIP। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, MOT। रिस्क मैनेजमेंट, RM। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें इससे KYC पॉलिसी को रख के आप कर सकते हो। क्या क्या? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। अच्छा, KYC अभी डीमेट अकाउंट में भी एकदम मैंडेटरी कर लिया, मतलब कंपलसरी आपको अपने डीमेट अकाउंट को KYC करवाना पड़ेगा। और ये शायद अभी वापस से एक्सटेंड हुआ, कितने टाइम से एक्सटेंड होता ही जा रहा है, पर अब मतलब एकदम कंपलसरी हो गया। तो आप लोग भी अगर किसी का बाकी है तो करवा सकते हो। और सिंपल है, कुछ नहीं करना KYC में अपना, बस थोड़ा बहुत अपन को डेटा वेटा देना पड़ता है, नॉमिनी वॉमिनी कुछ वो सब होता है, बाकी सिंपल है। आप देखोगे ना अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये करना है। चलो जी, अब एक लास्ट टॉपिक अपन ने देखना है। इससे पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND। तो इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया था इसको, और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया है और कैसे कैसे यूज़ किया हुआ है। इसके कुछ अपन ने फंक्शंस भी देखे थे। एक बार फंक्शंस क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था अपन ने सबसे पहले। कि चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। 3 पॉइंट थे, फंक्शंस थे। 3 पॉइंट में कब आया था, क्यों आया था। 18 नवंबर 2004 को आया था। रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्टस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद था कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किस चीज़ को, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सबको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आया था। और EIC का अपन ने इसमें एक जिक्र किया था, वो भी अपन ने पहले पढ़ लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर के निर्मला देवी जी की अपन ने बात करी थी। द फंक्शंस ऑफ FIU IND आर collection of information, analyzing of information, sharing of information, act of central repository बोले तो establish and maintain national database on the basis of the reports received from the reporting entities। यानी कि एक वो हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस हो जाएगा, सारा डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट था रिसर्च एंड एनालिसिस। कोई भी अपन को ऐसा लगता है कि हाँ इसके ऊपर अपन को R&D करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपन उसको रिसर्च एंड एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट बचा है अपना, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ असेट्स अंडर सेक्शन 51A ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। फ्रीजिंग ऑफ असेट अंडर सेक्शन 51A ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1957। रीड ओनली वाला 1967, रीड ओनली आंसर है, रीड ओनली वाला आंसर है। फटाफट ख़त्म करते। द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1961 UAPA enacted by the parliament for the more effective prevention of certain unlawful activities or of an individual and association and for dealing with terrorist activities. In term of section 51A, the central government is empowered to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources held by or on behalf of or at the direction of individual or entity listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected, कितने तो और हैं इसमें, वापस से देखते हैं, और any other direction or any other person engaged or suspected to the engaged in terrorism or prohibit any individual or entity making any fund, financing assets or economic resources or related services available for the benefit of the individual or entity listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to the engaged in terrorism। इतने बड़े आंसर में सबसे ज़्यादा तो मेरे को और दिखे, ठीक है। इसको भी आप और में निकाल देना, कोई इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है। एक बार सिर्फ आप पढ़ने पर्पज़ के लिए समझ सकते हो, पढ़ोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोला हुआ है। एक मतलब पहले एक्ट बनाया हुआ था इसको और अच्छे से साबित करने के लिए, फ्रीज, सीज और वही सारी बातें हैं पुरानी कि हाँ अपन ने इस सब चीज़ों को बेटर करना है और एक अपने सिस्टम को पक्का करना है। सिंपल जी, अपन का यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया 2 पार्ट के अंदर।
आप क्विक रिव्यू के लिए अब इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत अच्छे से अपन ने समझ लिया, ठीक है। इसकी टेस्ट दे दो अपने हिसाब से, जो इम्पोर्टेंट आंसर अपन ने देखे उसके हिसाब से टेस्ट दे दो, कंप्लीट करो इसको और बढ़िया हो गया, ठीक है जी। थैंक यू।